अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी है, ये 1931 में प्रकाशित हुई थी और हमारा यूजीसी नेट जीआरएफ के सिलेबस के आधार पर हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं। और ये कहानी यूनिट 7 जो हमारा कहानी है, एक चैप्टर जिसमें कुल 21 कहानियां हैं, उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे तो अपना अपना भाग्य। ठीक, इसमें हम एग्जाम के हिसाब से देखेंगे मूल कहानी पूरा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या कैसे पूछते हैं। और आज की जो तारीख है वो है 27 अगस्त 2025। टाइम टेबल के हिसाब से आज ये इस कहानी को हमें पढ़ना था। अब आगे चलते हैं कि लेखक लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है जैनेंद्र। जैनेंद्र कुमार लेखक का नाम है। प्रकाशन कब हुआ इस कहानी का, तो 1931 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और किस कहानी संग्रह में, कहीं ना कहीं तो प्रकाशित हुई होगी, तो उस कहानी संग्रह का नाम है वातायन। ठीक, ये एग्जाम में पूछा है एक बार कि किस कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि ये कहानी जो है अपना अपना भाग्य कहानी 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंड में, 4 खंडों में विभक्त है। खंड 1 और 2 में नैनीताल के परिवेश का चित्रण है। ठीक, 1 और 2 में नैनीताल के परिवेश का चित्रण है। खंड 3 में सैलानियों को आपसी वार्तालाप के साथ सैलानियों की उस गरीब बालक से वार्ता का वर्णन है कि एक कुछ सैलानी होते हैं, उनको वो अपने में वार्तालाप करते हैं और एक गरीब बालक होता है, उससे वो मतलब बातचीत करते हैं, उसका वर्णन किया गया। फिर खंड 4 में क्या है, भयानक शीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा गिरता है, उसके कारण एक बालक का निधन हो जाता है, उसका उल्लेख है। ये 4 खंड का अगर संक्षेप में देखें तो ये है 4 खंड। फिर उसके बाद कहानी की जो शैली है, मतलब किस शैली में कहानी को लिखा गया है, तो वो है आत्मकथात्मक शैली। कौन सी शैली, तो आत्मकथात्मक शैली में कहानी को लिखा गया है। फिर आगे कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है पहाड़ी लड़का, वो 10 वर्ष का होता है। ठीक, उसके बाद है लेखक मतलब कथावाचक, जो कथा का वाचन करता है। फिर उसके लेखक का मित्र। फिर गौण पात्र में 2 वकील मित्र हैं लड़के, और दूसरा है लड़के के का साथी, एक लड़के गरीब लड़के का साथी भी होता है। स्थान नैनीताल जहां घटना का वर्णन है। दूसरा है होटल डी पब जहां लेखक और उसका मित्र रहता था। होटल डी पब भी एक बार पूछा है। और यह है खंड 1। ठीक है, अब खंड 1 का आरंभ इस तरह है कि बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। मतलब बहुत जगह घूम लिया था, उसके बाद वो सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमाद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। पार्श्व में था वहीं सुरमय अनुपम नैनीताल। ठीक, ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर उधर से इधर खेल रही थी। और कुछ और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने परिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डागियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सौंदर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। कैसा चिंतन कर रहे थे, तो मछली चिंतन कर रहे थे। फिर पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, तो बच्चे हॉकी खेल रहे थे।
सार, मारपीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का एक अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल, समुचित विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों की अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उस कान और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। उस उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सज कर सामने झट इठलाता निकला चला जा रहा है। ये मतलब कहने का अर्थ है कि सभी उम्र के लोग उस वहां पर मौजूद थे। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे कैसे थे? तो अंग्रेज बच्चे लाल लाल थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। यहाँ पर अंग्रेज बच्चे का कैसा जिक्र है? तो अंग्रेज बच्चे का जिक्र है लाल लाल। और पीला पीला जिक्र है भारतीय बच्चों का। ये व्यंग किया गया है कुपोषणता पर। ठीक है ना? पीला पीला आंखें फाड़े कहने का मतलब है कि ये व्यंग किया गया है कुशलता पर। ठीक है, व्यंग किया गया है कुशलता पर कह रहे हैं, व्यंग किया गया है कुपोषणता पर। अंग्रेजों के समय अपना देश कितना गरीब था। अंग्रेज अंग्रेज पाते थे जो अपने बच्चों के साथ भा, भाग रहे थे, हंस रहे थे। यहाँ पिता होगा। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के क्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निःशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। यहाँ अंग्रेज स्त्री और भारतीय स्त्रियों के बीच का अंतर बताया गया है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दास पुरुषोत्तम भी थे। वे नेटिव
को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंख बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। यहाँ पर जो अंग्रेजों की जो पूरी तरह से गुलामी करते थे उसका चित्रण है। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। अब यह हो गया। अब यहाँ से दूसरा खंड शुरू है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट, मतलब कि जो ऊपर से पहना जाता है, ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब और सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनी टिप मालिका सिज रही थी। वह जगमगाहट 2 मील कितने तक वह जगमगाहट मतलब कि यहाँ रोशनी, बिजली की रोशनी फैल रही थी इधर उधर। यहाँ से यहाँ तक का यही मतलब है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। वे जगमगाहट दो मील तक फैली थी। कितने मील तक? वे जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंब को 100 गुना, 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखाने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस पनी गहरी सफेद में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबा दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भय सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप कर टपक रहा था। मार्ग पर बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही थी। हम अपने होटलों के लिए चल दिए। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन, ये तो पढ़ लिया, होटल के लिए चल दिया था। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। रास्ते में किसने 2 मित्रों का होटल मिला? वे दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह किसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो।
हम उस छूते कुहरे छुपे कुहरे होगा छुपे कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी सी ठंडी हो रही लोहे के बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। अब यहाँ से तीसरा अंक आरंभ है। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला। यहाँ से अंक आरंभ है। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारण चारान हेलो, और शायद आवाज नहीं आ रहा था। देखो वह क्या है। मैंने देखा कुहरे की सफेद में कुछ ही हाथ दूर पर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी, कितने गज की, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दया है न दायां है न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाशवत में देखा दस बरस होगा कोई 10 बरस होगा। वो कह रहा है कि एक लड़का धुंध में से बाहर आया, वो लगभग कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वे हमें ना देख पाया, जैसे वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ हरा, न सामने का तालाब न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी। मित्र ने क्या दी? मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा, उसके पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है बालक? मैंने मुख फिर भी बोलता हुआ मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम। 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाए? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? कहाँ? 15 कोस दूर, गांव में।
तू भाग आया क्यों? मेरे कोई मेरे कोई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया वहाँ काम नहीं। मेरे कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया वहाँ कोई काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था, मारता था। मेरे कई छोटे भाई बहन है, वहां से भाग आया, फिर बाप उसका भूखा रखता था और माँ मतलब भूखा रखता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। वो अपना दुख दर्द बता रहा कि हम क्यों भाग आए। एक साथी और था उसका, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। अब वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया, मर गया, मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थे, स्वर में हल्की सी झुलझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा ले आए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। अरे गैर को नौकर बना लिया जाए। अरे गैर को नौकर बना लिया जाए। अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत। आप भी जी हो जाए। आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मैंने मैंने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। वे और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वो कमरा कितने रुपए किराए पर था? तो 4 रुपए रोज का किराया वाला कमरा था, वहां पर वो सोने चले गए। अब यहाँ से शुरू है अंक 4। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर की ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। वो कहता है कि 10-10 के नोट हैं। ठीक? नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 के नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर कर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? वहीं। कल 10 बजे मिलो। कितने बजे मिलने का लिखा था? 10 बजे। कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ।
ठंडी सांस लेकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों के पैर हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। आपके पास काम बहुत कम आपके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह हम संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में आया। होटल डी पब में नहीं आया। वो बच्चा होटल डी पब में वो लोग बुलाता है, नहीं पहुंच पाता है। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए, उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। वो लोग अपना छुट्टी मनाया और चल दिया। लड़के के लिए वो लोग नहीं रुकने का जरूरत समझा। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। यहीं पर कहानी एक दुखद त्रासदी के साथ समाप्त हो जाती है। वो बच्चा की मृत्यु हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा से हैं? ए है, पोलो लान में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था। बी, अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी, वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। सी, मेली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। डी, मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया, पर होटल का नाम बताना भूल गया। ये तो नहीं होगा। प्रकृति ने लड़के के 100 पर सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो ये तो लास्ट में हम लोग पढ़े ही। तो ई देखिए, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ठीक, मतलब कि दोनों में है। अब आपको बताना है, डी तो होगा ही नहीं, मतलब कि ये नहीं होगा ऑप्शन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2, केवल ए, सी और ई, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। चलिए, इससे अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बीच में कहीं कहीं पर टाइपिंग में एरर है, तो वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।